तो आज हम शुरू करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। यह एक न्यू चैप्टर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मनी के डेफिनेशन। मनी क्या होता है? मनी एक ऐसी चीज होती है जो जनरली किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है और जिसका यूज हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जब हम गुड्स या सर्विसेज का परचेज एंड सेल करते हैं तब हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ मनी मीडियम का काम करती है। तो यह था मनी का डेफिनेशन। वैसे तो मनी का इवोल्यूशन मतलब मनी की उत्पत्ति अलग अलग फॉर्म में टाइम टू टाइम होता रहा है। शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में आए, उसके बाद कॉपर, उसके बाद ऑलिव कॉइन के फॉर्म में आए। आज के टाइम में हम मनी को पेपर के फॉर्म में देखते हैं, साथ ही प्लास्टिक मनी के फॉर्म में भी देखते हैं जिसे हम एटीएम भी बोलते हैं। और साथ ही देख रहे हैं अब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स भी आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई ट्रांजेक्शन्स, जो कि इंटरनेट के द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमी में टोटल कितनी मनी का सप्लाई हो रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में जितना टोटल मनी पाया जाता है, उसका सर्कुलेशन होता है, उसी को बोला जाता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मेजर हम टोटल 4 चीजों से करते हैं। फर्स्ट M1, सेकंड M2, थर्ड M3 और फोर्थ M4। अब हम बात करते हैं M1 की। M1 में किन किन चीजों को शामिल करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। M1 जिसमें हम फर्स्ट इंक्लूड करते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसका क्या मतलब होता है? एक इकोनॉमी में टोटल पब्लिक के पास टोटल करेंसी कितनी है उसको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हम M1 में इंक्लूड करते हैं डिमांड डिपॉजिट को। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है एक इकोनॉमी में लोगों के द्वारा बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में पैसे जमा करवाना, इसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसको क्यों बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ये अपने डिमांड पे कभी भी पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो इसमें मोस्टली इंक्लूड किया जाता है सेविंग अकाउंट को और करंट अकाउंट को। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि M1 में शामिल किया जाता है, जिसका नाम है अदर डिपॉजिट विद RBI। जैसा कि आपको पता है RBI में डिपॉजिट कमर्शियल बैंक भी करते हैं और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा भी डिपॉजिट किया जाता है। तो हम RBI में किए जाने वाले इन दोनों डिपॉजिट को शामिल नहीं करते। यहाँ पे उन डिपॉजिट को शामिल किया जाता है जो कि फॉरेन करेंसी होते हैं। जैसे कि एक विदेशी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? वो आएगा डॉलर लेके और डॉलर से RBI से एक्सचेंज करेगा रुपए में और रुपए से ये इन्वेस्ट करेगा इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं रुपए के बदले जो डॉलर इस व्यक्ति के द्वारा RBI को दिया जा रहा है, तो RBI जितने ये डॉलर कमा रहा है इसी को बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट को हम शामिल करेंगे, ना कि कमर्शियल बैंक के द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे या फिर टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है वो डिपॉजिट किया जाता है RBI में, उसको शामिल नहीं करते में। तो इसका कारण यह है क्योंकि हमने सबसे पहले टैक्स जो कि ऑलरेडी जो लोगों के पास करेंसी है उसमें हमने ऐड ऑलरेडी कर लिया है। तो जो लोगों के पास करेंसी है वही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम गवर्नमेंट के पास गए हुए टैक्स को इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 2 बार इंक्लूड कर लेंगे। एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस गवर्नमेंट टैक्स, ये दोनों में पैसा 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए इसको एक ही बार इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट को क्यों नहीं इंक्लूड करते, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी लोगों के द्वारा किए जाने वाले डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इंक्लूड कर लिया है। अब यही पैसा अगर कमर्शियल बैंक RBI में डिपॉजिट करवाते हैं और वही पैसे को जो कि RBI में डिपॉजिट हुआ है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं M1 में, तो यहाँ पे भी हम 2 बार इंक्लूड कर लेंगे। इसीलिए हम डिमांड डिपॉजिट को एक बार इंक्लूड करते हैं और वही डिपॉजिट अगर RBI में हो रहा है तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा M1 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। अब वही बात करते हैं M2 की। तो M2 में चलिए अब हम देखते हैं किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। M2 में सबसे पहले हम M1 को शामिल करते हैं, साथ में हम इसमें इंक्लूड करते हैं डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस।
हम देखते हैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा बैंकों में डिपॉजिट नहीं किया जाता, तो वो पोस्ट ऑफिस में अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं, तो उन डिपॉजिट को भी शामिल किया जाता है M2 में। अब हम बात करते हैं M3 में। M3 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो M3 में सेम M1 को शामिल किया जाता है, साथ ही टाइम डिपॉजिट को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ये टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंकों में लोगों के द्वारा किया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो M3 में हमने देखा दो चीजें शामिल हुई, M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं M4 की। M4 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो M4 में शामिल किया M3 को प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को भी इनमें शामिल किया जाता है। तो ये था मनी सप्लाई। आपको एक चीज का पता होना जरूरी है, हमने M1, M2, M3, M4 को लिक्विडिटी के हिसाब से डिवाइड किया है। मतलब आप देखेंगे M1 कुछ ज्यादा लिक्विड है, उससे कम लिक्विड M2 है, उससे कम लिक्विड M3 है और उससे कम लिक्विड M4 है। तो ये था मनी सप्लाई। होप सो आपको समझ आया होगा।